तारीख थी 28 मार्च 2017। दिल्ली का प्लेटफार्म नंबर 8, दिल्ली के रेलवे स्टेशन से प्लेटफार्म नंबर 8 से ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस जो पटना को जाती है यानी कि बिहार को टच करती है, वो ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 8 से छूटने की बार बार घोषणा हो रही थी। और रोहित अपने पीछे काफ़ी सामान बैग वगैरह टांगे लगातार ट्रेन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। रोहित दरअसल अपने घर पटना जा रहा था। पटना जाने के दौरान उसने पहले जब उसे पटना जाना था, चूंकि त्योहार चल रहा था, छठ पूजा थी और उसी समय दीपावली भी थी, तो लगातार ही रोहित टिकट कराने के लिए टिकट काउंटर पे जाता है कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ पे टिकट काउंटर पे उसका टिकट नहीं हो पाता है। अब चूंकि त्योहार का सीजन था और छठ और दीपावली दोनों आसपास ही थे, तो वो अपने घर के लिए निकला था। वो बैग सारा लेकर लगातार ट्रेन की दिशा में दौड़े ही जा रहा था। जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो एक रिजर्वेशन की बोगी में घुसना चाहता है, लेकिन रिजर्वेशन की बोगी में आज इतनी भीड़ थी कि शायद वो उसमें ना चढ़ पाता, और जब वो उसका प्रयास पूरा असफल रहा, वो रिजर्वेशन की बोगी में नहीं चढ़ पाया। फिर उसने देखा कि अब क्या करूं मैं, लेकिन अभी ट्रेन बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ चुकी थी, इसलिए वो सीधा एसी के कोच में घुस जाता है। और एसी के कोच में घुसने के बाद वो सीधा एक सीट के पास जाता है जहां पर एक लड़की लेटी हुई थी चद्दर ओढ़ के। वो उस लड़की के पैर के पास थोड़ी सी जगह बची थी, उसी के पैर के पास बैठ जाता है। रोहित देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता हो, बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने, कपड़े पूरी तरीके से गंदे थे। वो बैठ जाता है और कुछ देर इंतजार करने लगता है। वह लड़की उठती है, लेकिन जब लड़की उठती है तो रोहित उसे ध्यान से देखता नहीं है। लड़की अपने बैग से कुछ बिस्कुट वगैरह निकालती है और फिर बिस्कुट खाने लगती है। जब वो बिस्कुट खाने लगती है तो उस लड़की की नज़र अचानक रोहित के ऊपर पड़ती है। लड़की का नाम होता है सेजल। सेजल जब रोहित को देखती है तो कुछ देर ही देखती रहती है, और इस बार रोहित जब पलट कर सेजल की तरफ देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं थी, सेजल उसकी आज से करीब 10 साल पहले पुरानी प्रेमिका थी। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सेजल देखते ही सोचने लगती है कि ये तो रोहित है, और कुछ देर बाद ही रोहित से पूछती है कि रोहित, तुमने ये दशा बना रखी है, तुम रोहित ही हो ना? तो क्योंकि 10 साल बाद मिली थी, लंबा समय अंतराल हो गया था, तो वो कहता है कि हाँ, मैं रोहित ही हूँ, बताओ तुम सेजल हो क्या? तो वो कहती है हाँ। तो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपने घर पटना जा रहा हूँ। तो सेजल भी कहती है कि पागल, मैं भी तो वहीं चल रही हूँ। तब सेजल रोहित से पूछती है कि रोहित, तुमने ये क्या हाल बना ली है? तुम एकदम मजदूर लेबर टाइप के लग रहे हो, क्या काम करते हो? तो वो कहता है कि मैं दरअसल यही दिल्ली में रहकर काम करता हूँ। आखिर क्या मजबूरी थी कि सेजल एसी बोगी में टिकट था, सेजल एक अच्छे खासे रूप में थी, ठीक ठाक तरीके से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका 10 साल पहले बिछुड़ा हुआ प्रेमी अब मजदूरी करने के मजदूर की तरह दिख रहा था और मजदूर बन गया था। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। ये कहानी यकीन मानिए आपके आंखों में आंसू ला देगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते, अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। तो कहानी में आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कहता है कि दरअसल हम अब यहीं पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। कभी हमारा काम लग जाता है, कभी हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। फिलहाल तुम बताओ, तुम्हारी क्या हाल है? तो वो कहती है कि मेरा भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तुम्हें पता ही है कि मेरे पापा ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, और मैं पढ़ाई करते करते कोटा राजस्थान में पढ़ाई कर रही थी।
राजस्थान से पटना अपने घर मैं भी जा रही हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी यहीं राजस्थान कोटा में करती थी और इस बार मेरा चयन हो चुका है और मैं एक अधिकारी बन चुकी हूँ। जब ये सब बातें रोहित सुनता है तो रोहित कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम हमारे क्लास में, हमारी कक्षा में जितने भी लोग पढ़ते थे उन लोगों में से आज कोई बहुत दिन बाद मिला और वो भी एक खुशी की बात और है कि कम से कम वह सक्सेस हुआ, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। दोनों अब एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। सेजल जब अपने इस पुराने प्रेमी रोहित को देखती है तो काफी देर तक ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है और कुछ देर बाद ही रोहित उसे टच करता है, छूता है, कहता है सेजल तुम क्या सोचने लगी। तब देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। दरअसल इन दोनों की कहानी बिहार के पटना से शुरू होती है। सेजल और रोहित दोनों एक ही क्लास में कक्षा 10 के छात्र थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे, बहुत ही अव्वल थे। पूरे क्लास में दोनों के सबसे अच्छे नंबर आते थे, दोनों के सबसे अच्छे मार्क्स आते थे। कई बार ऐसा होता था जब सजल किन्हीं कारणों बस स्कूल नहीं जा पाती थी तो रोहित से उसकी कॉपी लेकर अपना काम पूरा कर लिया करती थी और कई बार ऐसा होता था कि जब रोहित स्कूल किन्हीं कारणवश नहीं जा पाता था तो सेजल से कॉपी मांगकर अपने घर का काम पूरा कर लिया करता था। कॉपी के आदान प्रदान में दोनों का दिल कब आदान प्रदान हो गया ये दोनों को पता ही नहीं चला। अब सेजल रोहित को टूट कर चाहने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे और धीरे धीरे समय को पंख लग गए। समय 2 साल गुजर चुका था और दोनों अब इंटर क्लास में आ चुके थे, यानी 12वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। इंटर जैसे ही पास होते हैं तब उनके रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। दोनों के स्कूल अब अलग अलग हो चुके थे। दोनों ग्रेजुएशन करने के लिए एक अलग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि सेजल अलग कॉलेज में एडमिशन लेती है और उसका प्रेमी रोहित अलग कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब जिस कॉलेज में सेजल पढ़ती थी उसी कॉलेज में रोहित की एक चचेरी बहन पिंकी पढ़ती थी। अब जब रोहित सेजल से मिलना चाहता था तो बीच में बहुत सारी परेशानियां बाधक बनकर आ जाती थी। जैसे कि सेजल जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां पर सिर्फ बालिकाओं का कॉलेज था, लड़कियों का कॉलेज था। वहां के अगल बगल कोई भी लड़का नहीं जा पाता था क्योंकि वहां पर पुलिस का और सिक्योरिटी का पहरा रहता था। इसलिए सेजल ने रोहित को रोक रखा था कि तुम कभी कॉलेज के पास मत आना, नहीं तो अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन सेजल के साथ रोहित की चचेरी बहन पिंकी पढ़ती थी, इसलिए रोहित का जब भी दिल करता वो अपनी मन की बातें में लिखकर अपनी चचेरी बहन पिंकी को पकड़ा देता था और पिंकी वो खत सेजल को पकड़ा देती थी और सेजल जब पत्र लिखती थी तो पिंकी लेकर अपने भाई रोहित को पढ़ा दिया करती थी। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था और ये बातें उसकी चचेरी बहन पिंकी को बहुत बुरी लग रही थी, बहुत खटक रही थी। एक दिन उसने सेजल से कहा कि देखो हम डाकिया नहीं हैं जो तुम्हारे पत्र का आदान प्रदान करें, और सेम वही बात उसने अपने भाई को भी समझाई। भैया अगर आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से मिल लिया करिए, पत्र का आदान प्रदान करा करिए और दोनों एक दूसरे से बात करिए, लेकिन मैं आपका पत्र एक दूसरे को नहीं पहुंचा सकती हूँ। कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन सेजल फिर रोहित को पत्र लिखने लगती है और रोहित फिर जबरदस्ती अपनी चचेरी बहन पिंकी को पत्र देने लगता है। अब पिंकी के अंदर जलन और ईर्ष्या आ चुकी थी। रोहित अपनी बहन पिंकी को एक पत्र लिख कर देता है और कहता है कि ये तुम जब स्कूल जाना तो सेजल को पकड़ा देना। वो कहती है ठीक है भैया, ये लास्ट पत्र है, इसके बाद मैं पत्र कभी नहीं पकड़ाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है, किसी दिन मेरे मम्मी पापा ने अगर जान लिया तो ये थोड़ी समझेंगे कि वो पढ़ाई करने जाती है। वो मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे और शायद मेरा स्कूल जाना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये आखिरी पत्र है, इसके बाद मैं पत्र नहीं दूंगी। रोहित से वो पत्र लेती है। अब की बार जब वो स्कूल जाती है तो सेजल को पत्र नहीं देती है, बल्कि रास्ते में ही वो पत्र फाड़ कर फेंक देती है कि सेजल के पास पत्र पहुंचा नहीं। दिन काफी गुजर गए थे और रोहित बार बार अपनी बहन पिंकी से पूछता है कि सेजल का कोई जवाब नहीं आया। तो वो कहती है कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें भुला चुकी है। क्या परेशान मत हो, वो तो बहुत बहकी बहकी बातें करती है। वो तुम्हें सिर्फ स्वार्थ के लिए यूज कर रही थी, तुमसे कोई प्यार नहीं कर रही थी।
तब रोहित बहुत सोच में पड़ जाता है कि आखिर सेजल ऐसे कैसे बदल गई। सेजल तो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, मैं तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करूंगी। आखिर अब रोहित खुद ही सेजल के स्कूल के सामने एक दिन उसका काफी देर तक इंतजार करता है, और जैसे ही सेजल के स्कूल में छुट्टी होती है, रोहित रोड पर ही खड़ा मिलता है। सेजल उससे आती है, बात करना शुरू करती है। जैसे ही दोनों के बात का सिलसिला शुरू होता है, वैसे सेजल के पिता आ जाते हैं, और सेजल के पिता जब ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सेजल को अपने साथ घर लेकर जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं कि तुम पढ़ाई करने जाती हो कि वहाँ किसी से बात करने जाती हो, तुम्हें हमने पढ़ाई के लिए भेजा था, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई की तरफ लगाओ। क्योंकि सेजल एक अच्छे खासे अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सेजल के पिता बहुत दिन देरी नहीं करते हैं, वो उसे कोटा राजस्थान भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अब जब सेजल कोटा राजस्थान पहुंच जाती है पढ़ने के लिए, तो वहाँ वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। रोहित की स्थिति ये हो चुकी थी कि उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब बेकार हो रही थी। उसे चाहिए था तो सेजल का साथ, उसे चाहिए था तो सेजल का प्यार। वो प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, और धीरे धीरे अब उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा था। वो अपनी पूरी तरीके से पढ़ाई को चौपट कर देता है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि आखिर रोहित तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो 5-5 8-8 घंटे पढ़ाई करते थे, आज के डेट में देखो तो तुम कॉपी किताब अपने हाथ में नहीं उठाते हो, ना ही पढ़ने की बात करते हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ अब सोना, खाना पीना, टहलना, घूमना सब कुछ भूल चुका था, सिर्फ सेजल की मोहब्बत में। और धीरे धीरे वो देखते देखते दुबला पतला हो जाता है, और उसे धीरे धीरे बीमारियां भी पकड़ने लगती हैं। उसके घर वाले उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर कुछ दिन बाद उसे स्वस्थ करके घर भेज देते हैं। अब जब रोहित घर आ जाता है, तो घर वाले माता पिता जो थे, चूंकि बड़ा हो चुका था रोहित, तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम कहीं बाहर चले जाओ, कुछ दिन के लिए परदेश चले जाओ, वहाँ पे पढ़े लिखे हो ही, कुछ काम धंधा करो, और तुम्हारा मन बहलने लगेगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। चूंकि रोहित के माता पिता को ये पता चल चुका था कि आखिर रोहित किन कारणों से परेशान है। अपने माता पिता के कहने से एक ट्रेन पकड़ता है और जर्नल का टिकट करा के दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में वो अपने 2-4 दोस्तों के पास कई दिन गुजारता है। लेकिन कहते हैं ना कि परदेश में लोगों के अपने खर्चे होते हैं, तो इष्ट मित्र मात्र 4-5-10 दिन के लिए होते हैं। तो उसके जो कुछ मित्र होते हैं, वो 4-5 दिन अपने पास बड़ा प्यार से रखते हैं। और रोहित उनसे कहता है कि भाई साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी कहीं पे नौकरी लगवा दो। सारे मित्र उसे सुबह कह के जाते थे कि अगले दिन हम तुम्हें नौकरी पे लगवा देंगे। लेकिन वो देखता है कि 10 दिन गुजर जाने के बाद भी वो अपने एक मित्र से दूसरे मित्र, दूसरे मित्र से तीसरे मित्र के यहाँ पहुंच रहा है, और उसके कोई मित्र अब मजबूरी में उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तब रोहित बहुत सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन काम की स्टार्टिंग करने के लिए, काम का जरिया चाहने के लिए कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला हो, कहीं किसी कंपनी में प्राइवेट में कहीं कुछ लगवा दे तो मैं काम कर लूँ अपना, मुझे 4 पैसे मिलने भी लगेंगे। और मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं, इतना मेहनत करके हमें पढ़ाए लिखाए हैं, उनको भी मैं 4 पैसे भेजने लगूंगा। और धीरे धीरे जब मैं काम करता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं से मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आगे भी मेरा प्रमोशन हो जाएगा, आगे भी मैं कहीं अच्छी जगह पे नौकरी पा सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग तो कहीं से हो। धीरे धीरे रोहित देखने लगता है उसके जितने भी दोस्त थे उससे कट मारने लगते हैं, उसको देख कर बगल हो जाने लगते हैं। कई मित्रों ने रोहित को यह भी कह दिया कि भाई साहब, अब हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, आप अपनी व्यवस्था अगले दिन से देख लो। दिन रात को निकलता है, उसके जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे, बहुत हैरान परेशान। पूरी रात वो फुटपाथ पर पड़े भिखारियों के साथ गुजारता है, और अगले दिन सीधा वहीं बगल में एक लेबर चौक होती है, वहां पहुंच जाता है। चूंकि रोहित देखने में हष्ट पुष्ट लगता था, ये एक व्यक्ति का घर बन रहा था, और वो घर काफी बड़ा बन रहा था, 2-3 साल बंद था। इसलिए रोहित वहीं रुक जाता है, और उसी के घर खाना पीना खाता है, और उसी के घर लेबर का काम करने लगता है। और जब उस घर के मालिक से कहता है कि छठ का त्योहार है और मुझे घर जाना है, तो मालिक कहता है कि बिल्कुल। वो उसे पैसा देता है, और वो अपने उसी फटे पुराने मैले कुचले कपड़े में सीधा ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन पहुंचता है।
और एसी बोगी में उसकी 10 साल पुरानी प्रेमिका सेजल से मुलाकात हो जाती है। अब ट्रेन 6-7 घंटे का सफर तय कर चुकी थी, दोनों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। जैसे ही लखनऊ पहुंचती है तो सेजल कहती है कि देखो, मैं लगातार इस ट्रेन से आती जाती हूँ और ये ट्रेन लखनऊ में बहुत देर तक रुकेगी। दोनों ट्रेन की उस बोगी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद प्लेटफार्म पर लगे एक स्टॉल पर जाते हैं और सेजल रोहित से कहती है कि आज मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ खिलाऊंगी। तो वो कहता है क्या? तो वो कहती है कि पेटीज और कोल्ड ड्रिंक। वो स्टॉल पर एक पेटीज लेती है और एक कोल्ड ड्रिंक लेती है और रोहित को देती है। जैसे ही पेटीज और कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में पाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सेजल से एक ही बात कहता है कि सेजल, 10 साल बीत चुके लेकिन तुम्हें अभी भी ये पता है कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, मुझे खाने में क्या पसंद है। पेटीज को बड़े चाव के साथ खाने लगता है। वो खाते खाते ही देखता है कि सेजल के हाथों में एक ब्रेसलेट है जो कि उसने अपने हाथों में पहन रखा है कलावा की तरह। वो तुरंत ही सेजल से कहता है कि सेजल, ये वही ब्रेसलेट है ना जो मैंने तुम्हें 10 साल पहले दिया था? सेजल कहती है हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुमने इस ब्रेसलेट को कभी गुम नहीं हुआ तुमसे, कभी टूटा नहीं, पुराना नहीं हुआ? तो सेजल कहती है कि मैं इसे अपने जान से ज़्यादा परवाह कर कर बचाती हूँ। तुम भले ही मेरी ज़िंदगी में 10 साल के लिए गायब हो गए थे, लेकिन मैं तुमसे आज भी उतना प्यार करती हूँ। मेरा बहुत अच्छा दिन आ चुका है, मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो गई हूँ और मैं जिलाधिकारी भी बन गई हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अब भी तुम मुझसे उतना प्यार करती हो? तो वो कहती है, प्यार कभी पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत का मोहताज नहीं होता। तुम में शायद वो सारी अच्छी आदतें हैं, भले ही तुम आज गरीब हो, भले ही तुम आज मजदूर हो, मैं एक जिलाधिकारी हूँ, लेकिन आज भी मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब दोनों बातें ही करते रहते हैं कि अचानक ट्रेन का हॉर्न बजता है और दोनों फिर से आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जब रोहित से पूछती है कि हाँ रोहित, तुम्हारी एक बहन थी ना जिसका नाम पिंकी था, जो हम लोगों को खत इधर उधर करती थी, ले जा कर देती थी? तो वो कहता है हाँ। जल कहती है कि कैसी है वो? तो रोहित कहता है ठीक है, उसकी तो शादी वादी हो गई, अपने घर पे है, सुकून से है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कहती है कि तुम्हारा नंबर दे दो मुझे, अगर मुझसे बात करनी हो, हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। तो कैसे बात करूंगी? तो वो कहता है कि मेरे पास दरअसल मोबाइल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मोबाइल खरीद लूं। तो वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन कहाँ है अभी, पिंकी? तो वो कहता है कि अभी मायके आई है, मतलब मेरे घर आई है, अपने हमारे चाचा के यहाँ आई है। तो कहती है ठीक है, पिंकी का नंबर है? तो वो कहता है हाँ। वो जेब से एक डायरी निकालता है और सेजल को पिंकी का नंबर दे देता है। रोहित से पूछती है तुम दिल्ली कैसे आ गए थे, मजदूर कैसे बन गए थे? तो वो कहता है कि देखो, तुम्हें मैंने जब लास्ट खत दिया था तो तुमने उसे पढ़ा नहीं था और तुमने फाड़ कर फेंक दिया था। बात तुम्हारे पापा ने जब तुम्हें कहीं बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि वो कहाँ गई, लेकिन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि तुम आखिर कहाँ गई हो। और मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल था, तबीयत खराब हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल भर्ती करवाया। वहां से जब आया तो मम्मी पापा ने प्रेशर डाला और मैं दिल्ली कमाने के लिए चला आया। वो कहती है ठीक है। अब धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही थी और एक समय आता है जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पटना पहुंच जाती है। पटना पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। रोहित अपने घर चला जाता है और सेजल अपने घर चली जाती है। सेजल अब पिंकी को एक दिन फ़ोन मिलाती है और पिंकी से कहती है कि पहचान गई? तो वो कहती है कि नहीं। फिर जब वो पूरी सारी बातें बताती है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ती थी, तो वो कहती है कि हाँ हाँ पहचान गई, और सब ठीक ठाक? तो वो कहती है कि हाँ सब ठीक ठाक है, बोलो कैसे फ़ोन किया और क्या है? तो सेजल कहती है कि मैं तो पढ़ लिख के डीएम बन गई हूँ। तो पिंकी को भी बहुत खुशी होती है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक हमारे साथ की पढ़ने वाली लड़की कामयाब हुई, अच्छी रैंक पे गई। कहती है कि अपने भाई रोहित से बात कराओ। तो वो कहती है हंसकर कि तुम अभी भी नहीं बदली? तो वो कहती है, तो सेजल कहती है कि नहीं, मैं अभी भी नहीं बदली, अभी भी रोहित से उतना प्यार करती हूँ। और रोहित से फ़ोन पर काफ़ी देर बातें करती है। कहती है कि रोहित, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। रोहित कहता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम अब एक अधिकारी बन चुकी हो और मैं गरीब मजदूर, गरीब घर का आदमी। तो वो फिर समझाती है रोहित को कि देखो, प्यार कभी गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, रंग भेदभाव नहीं देखता है। प्यार प्यार जो होता है एक सच्चा दिल देखता है, और मुझे इस पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा और तुमसे सच्चा इंसान मेरी यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान
जब से तुम छोड़े हो, और पूरी दुनिया घूमने के दौरान मुझे तुमसे अच्छा और सच्चा व्यक्ति कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी। अब वो अपने घर वालों से, चूंकि अपने पैर पर खड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पापा और भाइयों से बता देती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो रोहित से ही करूंगी। उसके मम्मी पापा भाई सब रोकते हैं सेजल को कि सेजल तुम तो अब अच्छी खासी पढ़ चुकी हो और तुम एक अच्छे पद पर जा चुकी हो, अब तुम्हें ऐसे लड़के की क्या ज़रूरत है, तुम एक अच्छे लड़के से शादी कर लो जो नौकरी पेशा हो, तुम्हारे जैसा बड़ा अधिकारी हो। लेकिन सेजल सबको मना कर देती है। अब अंततः सेजल के घर वाले, सेजल के माता पिता, सेजल के भाई, सब लोग सेजल के जिद के आगे हार जाते हैं और फिर शादी तय होती है और धूमधाम से सेजल और रोहित की शादी होती है। शादी होने के बाद सेजल रोहित को अपने साथ जिस जिले में पोस्टिंग जाती है उस जिले में लेकर जाती है और दोनों साथ साथ अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और रोहित और सेजल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी अपनी दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जिन लोगों का कमेंट आएगा उनका नाम मैं अगली कहानी में ज़रूर लूँगा। आज की कहानी में अब समय आता है उन लोगों का नाम लेने का जिन लोगों का प्यारा कमेंट हमें पिछली वीडियो पर प्राप्त हुआ था। उनके नाम हैं विजय कुमार हैं अम्बेडकर नगर यूपी से, डॉक्टर आरपी शर्मा हैं अयोध्या से, शत्रुघ्न राजभर हैं बलिया से, नंदेश्वर प्रजापति हैं बिहार से, रिंकू यादव हैं आजमगढ़ से लेकिन ये दुबई में रहते हैं, रमेश है सुल्तानपुर से जो कि सूरत में अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, पुल यादव हैं उत्तर प्रदेश से जो कि थाईलैंड में रहते हैं, गीता नेगी हैं लखनऊ से, शिखा पांडे हैं कन्नौज से, शिव प्यारे अग्रहरी हैं रायबरेली से, मोहम्मद हसीबुल रहमान हैं समस्तीपुर बिहार से, अर्जुन प्रसाद हैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, साधना बिश्नोई जी हैं मुजफ्फरनगर से, कमला प्रसाद हैं जिनका कमेंट, जिनका प्यार हमें हर कहानी में मिलता रहता है, कौशिक हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, सुरेंद्र जी हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से, दलपत सिंह हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, गोपाल सोनकर हैं जौनपुर से, संदीप शर्मा उन्नाव से, देव सिंह राठौर हैं जयपुर राजस्थान से। आप लोगों का प्यारा कमेंट और आशीर्वाद और आपके दिल की राय हमें पिछली कहानी में मिली थी। उम्मीद है आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बना रहेगा। मिलता हूँ एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।